भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, जिसके चलते देश के हिंदू और मुसलमानों में भ्रम और द्वेष की स्थिति फैल गई, जो आज तक फैली हुई है। इतिहास के इस भ्रम और झूठ को हटाकर अब लोगों को सत्य बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतिहास के सच को उसी तरह लिखा जाना चाहिए जैसा कि वो है। विदेशी लोगों के आगमन से जो एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसका असर आज तक भारत पर देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं उन सभी विदेशी के बारे में जिन्होंने भारत पर शासन करके भारतीय गौरव को लगभग नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया था। उनमें से कुछ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति को आरक्षण प्रदान करके भारतीय जनता को जीने का अधिकार दिया। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। यूनानी शासन। यूनानियों ने भारत के पश्चिमी छोर के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया। बौद्ध काल में अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले आक्रांत बैक्ट्रिया के ग्रीक राजा था। इन्हें भारतीय साहित्य में यवन के नाम से जाना जाता है। यवन शासकों में सबसे शक्तिशाली सिकंदर था, जिसे इसके देश में अलेक्जेंडर कहा जाता था। शक शासन। शकों ने ईसा पूर्व 78 से शक संवत शुरू किया था। महाभारत में भी शकों का उल्लेख है। तुंग वंश के कमजोर होने के बाद भारत में शकों ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। शक शासकों को भी विदेशी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के बाहर से आकर भारत के एक भूभाग को हड़प कर भारत में शासन किया था। ऐसा कहा जाता है कि पुराणों में शक जाति की उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा नरसिंह से कही गई है। कुषाण। कुषाण कौन थे, ये भी स्रोत का विषय है, लेकिन उनमें से कुछ पारसी थे और भारत में रहने वाले बौद्ध थे। कुषाणों के बारे में मथुरा के इतिहासकार मानते हैं कि वे शिव के उपासक और कुष्मांडा जाति के थे। इस जाति के लोग प्राचीन काल में भारत से बाहर जाकर बस गए थे और जब वे शक्तिशाली बन गए तो उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये तिब्बत के यूची कबीले के लोग थे। सम्राट कनिष्क प्रथम। अफगानिस्तान के बच्चों के नाम और उनके यहाँ के स्थानों के नाम आज भी कनिष्क के नाम पर मिल जाएंगे। सम्राट कनिष्क का राज्य कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला था। पेशावर में कनिष्क ने एक प्रमुख स्तूप बनाया था। महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत भ्रमण करने के लिए आया तो इस विशाल स्तूप को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया था। उल्लेखनीय है कि कनिष्क ने भारत में कार्तिकेय की पूजा को आरंभ किया और उसे विशेष बढ़ावा दिया। हूणों का शासन। हूण मध्य एशिया की एक बर्बरी जाति थी। भारतीय इतिहास में हूणों के राजा तोरमाड़ और उसके पुत्र मिहिर गुल का नाम प्रसिद्ध है। हूणों ने पंजाब और मालवा की विजय करने के बाद भारत में स्थायी निवास बना लिया था। उत्तर पश्चिमी भारत में हूणों द्वारा तबाही और लूट के अनेक उल्लेख मिलते हैं। अंत में मालवा के राजा यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर 528 ईस्वी में हूणों का राजा तोरमाड़ को हरा दिया। हूण भारत में ही बस गए और उन्होंने यहाँ के धर्म, कला और संस्कृति को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। अरब ईरानी शासन। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ में ज्यादा रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। गजनबी तुर्क शासन। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अलपगिन के दामाद सुबुतगिन ने गजनी पर शासन किया। सुबुतगिन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य के सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थी। जब महमूद गजनबी सिंहासन पर बैठा तो उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने का प्रतिज्ञा की। गुलाम वंश। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उन्हें गुलाम वंश का शासक कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम राजवंश ने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली पर ये प्रथम मुस्लिम शासक था। इस वंश का संपूर्ण भारत नहीं, सिर्फ उत्तर भारत पर ही शासन था। खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। इस शासन की शुरुआत जलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी तुर्किस्तान से आया था, इससे पहले ये अफगानिस्तान में बसा था। जलाउद्दीन खिलजी प्रारंभ में गुलाम वंश की सेना का एक सैनिक था। गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह कैकुबाद के पतन के बाद ये गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मालिक काफूर ने 1308 ईस्वी में दक्षिण भारत पर आक्रमण कर होयसल वंश को उखाड़कर मदुरै पर अधिकार कर लिया। तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के अधीन आ गई। तुगलक वंश के शासकों ने भी गुलाम खिलजी की तरह दिल्ली सहित उत्तर और मध्य भारत में कुछ क्षेत्र में राज किया। मुगल और अफगान। चंगेज खां के बाद तैमूरलंग शासक बनना चाहता था। वो चंगेज का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वो तुर्क था। चंगेज खां तो चीन के पास मंगोलिया देश का था। चंगेज खां एक बहुत ही वीर और साहसी मंगोल सरदार था। ये मंगोल ही मंगोल और फिर मुगल हो गया। 1211 और 1236 ईस्वी के बीच भारत की सरहद पर मंगोलों ने कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों को नेतृत्व चंगेज खां कर रहा था। चंगेज खान के 100 से 150 वर्षों के बाद तैमूरलंग ने पंजाब तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। अंग्रेज काल। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई, चेन्नई और कोलकाता पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज जब भारत पर कब्जा करने लगे थे तब
भारत में मराठों, राजपूतों, सिखों और कई छोटे मोटे साम्राज्य के साथ ही कमजोर मुगल शासक बहादुर शाह जफर का दिल्ली पर शासन था, तो हैदराबाद में निजाम शाही वंश का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। कंपनी के शासन काल में भारत का प्रशासन एक के बाद एक 22 गवर्नर जनरल के हाथों में रहा। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के हाथ से भारत का शासन ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया। 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटेन का राज रहा। इससे पहले कंपनी ने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर राज किया। कुल 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। 1947 में अंग्रेजों ने शेष भारत का धर्म के आधार पर स्वाधीन कर दिया। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा शासनकाल भारत को ज्यादा नुकसान नहीं किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो और जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।